दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे भारतीय लड़के की है जो कि सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाता है। सऊदी अरब के अंदर जाता है, मेहनत से काम करता है, खूब लगन से काम करता है और अच्छा पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद में उस पैसे को अपने घर परिवार को भेज देता है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में जो कोई भी जाता है वह बहुत सारे सपने लेकर के जाता है। उसका यही मानना होता है कि सऊदी अरब में पहुंचकर मिडिल ईस्ट से अच्छा खासा पैसे कमाए और उस पैसे को अपने घर भेजे, जिससे कि उसका जो घर परिवार है बहुत अच्छे से चल सके। उसके घर में जो लोग हैं वो अच्छे परवरिश पाएं। ये जो भारतीय लड़का होता है सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा होता, मेहनत से काम कर रहा होता, 2 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई लोग सऊदी में या फिर दुबई में या फिर कहीं और काम करने के लिए जाता है तो उसे 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। इस लड़के को भी 2 साल का वर्क परमिट मिला था। इसलिए ये लड़का जो होता है मेहनत से काम कर रहा होता है। 2 साल जब इसके कंप्लीट होने को होते हैं और ये अपने देश भारत वापस आने को होता है, तो उस समय उस लड़के के ऊपर ऐसा इल्जाम लगता है, या यूं कहें कि एक सऊदी महिला के साथ में अवैध संबंध और छेड़छाड़ का आरोप इस लड़के के ऊपर लग जाता है। मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस से ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में ये जो हिंदुस्तानी लड़का होता है वो खुद एक्सेप्ट भी करता है कि उसने सऊदी की इस महिला के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके के शारीरिक संबंध बनाए हैं। और ये लड़का सऊदी की उस महिला से संबंध बनाने की बात पर कहता है कि उसे इस महिला के साथ में ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा मजा आता था। अब दोस्तों जरा आप सोचिए कि एक लड़का कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है और वो ये बोल रहा है कि उसे सऊदी में उस महिला के साथ में ये काम करते हुए मजा आता था। कि आप सोचिए कि एक भारतीय इंसान को अगर सऊदी की महिला मिल जाए गोरी चिट्टी, तो वो फिर उसका करेगा ही क्या। सऊदी का जो कानून होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति रेप करते हुए पकड़ा जाता तो उसे सजा इस तरीके से दी जाती है कि उसे रोड पर ही पत्थर मार मार करके हला करने की सजा दी जाती है, यानी कि मौत की सजा उसे सुनाई जाती है, वो भी पत्थर मार मार कर। वही जो कत्ल का कानून होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कत्ल के कानून में मौत के बदले मौत मिलती है। अगर किसी के परिवार का अगर कत्ल हुआ है, अगर किसी का कत्ल हुआ है तो वो परिवार अगर माफ कर दे तो फिर ठीक है, अन्यथा फिर जिसने कत्ल किया है उसको भी मौत की सजा सुनाई देती है। लेकिन ये जो भारतीय मूल प्रांत का लड़का होता है जो कि कोर्ट के अंदर खुद ही कबूल कर चुका था कि इस सऊदी अरब की महिला के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार उसको खुश किया है, कई बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, और ये बात लड़के ने कोर्ट के अंदर खुद ही कबूली थी। दोस्तों आज की कहानी वाकई हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है। इस कहानी को हम लोग साथ में शुरू करें, साथ में सुने, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अभी हमने नया शुरू किया है तो इस चैनल को आपकी प्यार की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आखिरकार आप लोग अपना प्यार दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में अजमेर के पास एक गांव पड़ता है और इसी गांव के अंदर एक लड़का जो होता है जिसका नाम मिराज आलम होता है वो रहा करता था। मिराज आलम उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास होती है। जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो मिराज आलम के घर वालों को ये फिक्र होती है कि उसकी शादी की जाए। शादी की फिक्र होती है, उसके बाद में सारे घर वाले मिल करके मिराज आलम के लिए खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं। बकायदा रिश्ता भी होता है, शादी की डेट फिक्स होती है, शादी होती है, और सुहाग रात वाले दिन मिराज जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ में वो सब कुछ नहीं कर पाता है जो एक शोहर होता है, जो पति होता है, जो अपने पत्नी के साथ में करता है, या फिर कोई एक लड़की को इंतजार होता है कि उसके सुहाग रात इस तरीके से गुजरे। मिराज आलम इन सारी चीजों में विफल रहता है। परिणाम ये होता है कि उसकी जो पत्नी होती है मिराज आलम से अलग होने का फैसला कर लेती है। कुछ समय तो उसके साथ रहती है, लेकिन फिर वो अंदाजा लगा लेती है कि मिराज आलम जो होता है उसकी खुशियां पूरी नहीं कर सकता है, उसका वैवाहिक जीवन जो होता है सुखी नहीं गुजर सकता उसके साथ, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि मिराज आलम के अंदर ये क्षमता ही नहीं है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो महिला होती है मिराज आलम की जो पत्नी बनी होती है, ये मिराज आलम से अलग होने का फैसला कर लेती है। अब पंचायत में जब ये बात पता चलती है कि मिराज आलम नामर्द है, उसने एक बार भी अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, एक बार भी उसने अपनी पत्नी को खुश नहीं किया है, वो बच्चा नहीं कर सकता, तमाम चीजें जो होती है, जब लोगों तक ये बात पता चलती है तो लोग भी मिराज आलम की पत्नी को मिराज आलम से तलाक दिलवा देते हैं।
पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन जो अब होता है वो ज़िंदगी जो मिराज आलम की गुज़र रही होती है उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हैं। मिराज आलम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। उसको तकलीफ़ ये भी होती है कि समाज के अंदर अब लोग उसे क्या कहेंगे? लोग उसे नामर्द कह कर के पुकारेंगे। यानी जो बेइज़्ज़ती मिराज आलम की होने वाली है, ये सोच-सोच कर वो घबराने वाला था। इसी बीच में वो एक हकीम के पास जाता है, हकीम दानिश। हकीम दानिश से वो अपनी सारी बात बताता है। कहता है कि इस तरीके से जो होता है वो नामर्द है और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध जो होता है, शारीरिक सुख उसे नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है, वो भी उसे छोड़ कर के चली गई है। जब हकीम दानिश ये बात सुनते हैं, तो वो उससे मिराज आलम से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँगा कि तुम पहले के जैसे हो जाओगे, 15 से 20 साल की उम्र के लड़के के जैसे हो जाओगे। उसके बाद जो हकीम दानिश जो होता है मिराज आलम को बाँधने के लिए एक पान देते हैं, पान पर कुछ दवा लगाते हैं और दवा लगाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारा जो गुप्तांग है, उस पर ये पान को बाँध दो। मिराज आलम उसी तरीके से करता है, रात को जाता है, जो अपने जो शरीर के गुप्तांग होते हैं उस पर वो पान को बांध देता है। उसके बाद में चीजें आगे बढ़ती जाती है। मिराज आलम फिर से हकीम दानिश के पास पहुंचता है और फिर कहता है कि उसका रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो हकीम दानिश कहते हैं कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बस आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पहले की तरह होते चले जाएंगे। इधर जो मिराज आलम होता है अपनी बेइज्जती से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे। लोग उसे तरह तरीके के बातें करेंगे जिसके जवाब जो होते हैं मिराज आलम के पास नहीं होता है। लिहाजा मिराज आलम फैसला करता है कि वो कुछ सालों के लिए सऊदी चला जाएगा। अगर सऊदी चला गया तो वहां पर अच्छे पैसे भी कमा लेगा, नाम भी हो जाएगा। लोग उसकी बातें जो होंगे धीरे-धीरे करके भूल जाएँगे, उसके बाद वो लौट करके आकर के दूसरी शादी कर लेगा। क्योंकि उसने एक एजेंट से बात कर रखी थी, इसलिए उसे वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है और फिर उसके बाद में जो मिराज आलम होता है, ये सऊदी में काम करने के लिए सऊदी चला जाता है। लेकिन दोस्तों मिराज आलम जो सोच करके सऊदी जाता है, ठीक उसके विपरीत उसके साथ होता है। मिराज आलम को एक अच्छा काम बताया गया था, लेकिन जब मिराज आलम अपने शेख, अपने अरबाब के यहाँ पहुँचता है, वहाँ पर जो अरबाब होते हैं, वे मिराज आलम से 14-14 घंटे काम कराया करते थे। जरा सोचिए दोस्तों कि एक इंसान जो सुबह उठे और रात को, आधी रात को भी अपने रूम पर आए, उसके बाद खाना बनाए, नहाए, कपड़े धो, इस तरीके से जो मिराज आलम की जिंदगी थी सऊदी में पहुंच करके नरक बन चुकी होती है। जो शेख होता उसे मारता पीटता था, उसे कबीज कहा करता था, उसे गालियां दिया करता था अरबी में। और फिर ये जो बातें होती है मिराज आलम को समझ तो आती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। यानी कि खाने को भी प्रॉपर तरीके से उसे मिल नहीं रहा होता, सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही होती है, 14-14, 15-15 घंटे वो काम कर रहा होता है। इस वजह से जो मिराज आलम होता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है और ये सोचता है कि किसी तरीके से ये अरबाब के चंगुल से निकल जाए। और इसी सोच गुल में वो लगा रहता है, इसी उधेड़पन में ये लगा रहता है और उसके बाद में एक दिन ऐसा फैसला लेता है कि वो सऊदी के यहाँ से जो अरबाब उसका होता है, वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से भागता है इल्लीगल तरीके से कहीं पर जाकर के रहने लगता है और फिर उसके बाद में अपने काम की तलाश करने में जुट जाता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसी जगह उसे काम मिल जाए, कोई ऐसा अरबाब उसको मिल जाए जो उसे अच्छी तनख्वाह दे और समय पर उसे खाना अच्छी दे। क्योंकि और भी हिंदुस्तानी है सऊदी अरब में जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अच्छा अरबाब उनके पास में है। और वो सोचता है कि मुझे ही ऐसी अरबाब मिली है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले तो बीवी की वजह से वतन छोड़ना पड़ा, अब बेवतन हो गए हैं तो यहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा है। ये सारी ही चीजें मिराज आलम के मन में चल रही होती है। उसके बाद में मिराज आलम की मुलाकात जो होती है एक अरबी व्यक्ति से होती है। ये जो अरबी व्यक्ति होता है जानवरों को लेने और बेचने का काम करता है, यानी कि खरीद फरोख्त का इसका बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है। और जब ये खरीद फरोख्त का बिजनेस कर रहा होता है, जानवरों को लेने और बेचने की, उसके पास में एक गाड़ी भी होती है। उसे उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत भी होती है। जब मिराज आलम की इस अरबी व्यक्ति से बात होती है तो अरबी व्यक्ति उसे काम करने के लिए अपने पास में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जो अरबी आदमी होता है मिराज आलम से पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ काम कर रहे थे, तुम्हारा आईडी कहाँ है, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? इस तरीके के जो बातें होती है मिराज आलम से पूछा करता है। उसके बाद जो होता है मिराज आलम उस अरबी आदमी को सारी वाकया एक एक करके बता देता है
किस तरीके से उसके जीवन में घटी घटना का एक-एक जो वाकया होता है उस अरबी आदमी को बता देता है। शुरू से वो स्टार्ट करता है किस तरीके से उसकी उम्र 24 साल होती है और 24 साल होने के बाद घर वाले उनकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के पश्चात उसकी बीवी उसे छोड़ देती है, उसे नामर्द का टैग लगा देती है, जिस कारण जो होता है समाज में उसके सभी लोग बेइज्जती करने लगते हैं और नामर्द कह कर के पुकारने लगते हैं। उसके बाद होता है ये एक हकीम के पास जाते हैं, हकीम के पास जाने के बाद अपना इलाज कराते हैं। दरअसल गाँव वाले फिर भी नहीं समझते हैं, इसका हमेशा मज़ाक उड़ाया करते थे। उसके बाद ये सोचता है क्यों ना सऊदी अरब चला जाए, वहाँ पर जाने के बाद कुछ दिन रह कर के काम कर लूँगा, उसके बाद कुछ नाम पैसा कमा लूँगा, उसके बाद धीरे-धीरे करके गाँव वाले भूल जाएँगे, उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये सारी चीज़ें जब मिराज आलम उस अरबी व्यक्ति को बताता है, तो अरबी व्यक्ति जो होता है उस पर दया करके उसको काम पर रख लेता है। अरबी व्यक्ति सोचता है कि ये जो लड़का है सच्चे स्वभाव का लड़का है, सच्चे दिल का लड़का है, इसलिए इसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो होता है दोस्तों, ये जो मिराज आलम होता है इस अरबी के यहाँ काम करने लग जाता है। ये अच्छा भला ईमानदार आदमी था, ये मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहा होता है, जैसे कि एक नौकर एक मालिक के लिए वफादार होता है। भरपूर मेहनत करता है, उसकी मेहनत से उसका अरबाब जो होता है, जो दूसरा वाला अरबाब होता है जिसके यहाँ अभी मिराज आलम काम कर रहा होता है, वो खुश भी होता है। उसके बाद में वो मिराज आलम की जो सैलरी होता है उसको बढ़ाने का फैसला लेता है और साथ ही साथ में जो उसका अरबाब होता है वो उसे कहता है कि वो जो बिज़नेस कर रहा है अगर उसमें उसकी मुनाफा होगी तो उसका जो इंसेंटिव बनेगा वो भी जो है मिराज आलम को दिया जाएगा। अब मिराज आलम काफ़ी खुश हो जाता है, तनख्वाह के साथ-साथ उसे इंसेंटिव भी मिलने की बात जब सामने आती है, उसके बाद मिराज आलम भी इस कारोबार को उसी तरीके से लेता है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने कारोबार को लेता है। भरपूर मेहनत मिराज आलम कर रहा होता है, उधर जो मालिक होता है वो भी अपना वादा निभा रहा होता है, सैलरी के साथ-साथ उसको इंसेंटिव भी दे रहा था, मुनाफा भी दे रहा था। यहाँ पर मुश्किल ये थी मिराज आलम इंडिया से जब जाता है, तो उसका कोई भी बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं होता है, ना तो किसी फैमिली वाले के टच में होता है, इसलिए उसका कोई भी जब बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं होता है जिससे कि वो पैसे भेज सके, इसलिए वो अपने मालिक से कहता है कि जो भी मेरी सैलरी बनती है, जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है ये तुम अपने पास में रख लिया करो। जब मैं अपने वतन वापस लौटूँगा, इंडिया वापस लौटूँगा तो मुझे आप एक साथ इकट्ठे दे देना, मैं उसे लेकर के अपने वतन चला जाऊँगा। कि मिराज आलम ये सोचता था कि जब वो इंडिया वापस जाएगा उस पैसे से कोई नया कारोबार शुरू कर लेगा, नया मकान बना लेगा और जो है वो दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी शादी करने के पश्चात जो उसकी नामर्दगी की टैग लगी हुई है, वो बच्चा भी पैदा करके इंडिया में दिखाएगा। चूँकि जो इसकी प्रॉब्लम होती है नामर्दगी की वो भी ठीक हो जाती है क्योंकि इसने पान बाँध लिया था अपने गुप्तांग में। यही सारे सपने मिराज आलम की ज़िंदगी में थे, इसलिए वे उस अरबी को सारे पैसे रखने के लिए दे दिया था। आमतौर पर कहा जाता है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। यहाँ पर जो मिराज आलम सोच रहा होता है ठीक वैसा उसका अरबाब नहीं निकलता है। जब उसका इंडिया आने का वक़्त होता है, वो अपने अरबाब से कहता है कि उसकी जो भी रकम बनी है, उसे दे दिया जाए और वो बस इंडिया जाना चाहता है। उसका मन होगा तो दोबारा आ जाएगा, नहीं तो वहीं पर सेटल हो जाएगा। लेकिन जब वो बात उसका अरबाब सुनता है तो कहता है ठीक है। वो उस मिराज आलम की जितनी भी रकम होती है, सारी रकम को जोड़ता है, लेकिन जोड़ने के बाद जब रकम देखता है कि प्रॉफ़िट के साथ में जोड़ने के पश्चात बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो रकम इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं न कहीं मिराज आलम के इस अरबाब की इस अरबी व्यक्ति की नीयत फिसल चुकी होती है और इसलिए मिराज आलम को टालने लगता है। मिराज आलम लगातार उससे यही कहता है कि सर, मेरे जितने भी पैसे बने हैं मुझे दे दीजिए, मुझे इंडिया जाना है। लेकिन वो जो अरबी व्यक्ति होता है लगातार टालता रहता है, कहता है कि मैंने तुम्हारा जो पैसा है कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और अगर वहाँ से मिलेगा तो मैं तुम्हें प्रॉफिट के साथ में तुम्हारा पैसा लौटा दूँगा। यानी कि जितनी भी तुम्हारी रकम थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट मुनाफ़ा निकलेगा वो भी तुम लेते जाना। ये सारी बात जो होता है वो अरबाब उसे कहता है। मिराज आलम ये बात सुनता है तो उसको इस बात का मतलब समझ ही नहीं आता है। वो सीधी सी बात कहता है कि साहब, मैंने जितनी दिन नौकरी आपके पास की है, वो मेरी पेमेंट दे दो और वो कहता है कि ऊपर से जो आपने इंसेंटिव देने का वादा किया था, अगर वो ना दे सको तो ना दो, लेकिन मैंने जितने दिन आपके पास काम किए हैं, मेरा तनख्वाह तो मुझे दे दो। ये सारी बात जो होता है मिराज आलम अपने अरबाब से कहता है, लेकिन अरबाब ये सारी बातें जो होती है सुनने को तैयार नहीं होता है। वो साफ एक लफ्ज़ में कह देता है कि मैंने तुम्हारी रकम जो है एक बिज़नेस में लगा दिया है, एक इन्वेस्टमेंट में लगा दिया है और जब भी वहाँ से पैसा आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे मुनाफ़े के साथ वो पैसे जो है सारे तुम्हें वापस कर दूँगा।
मिराज आलम एक बार फिर से कहता है कि 2 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, घर वालों की याद आ रही है, अपना वतन देखा नहीं है, इसलिए अपने वतन जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अरबाब के दिमाग में तमाम तरह की बातें चल रही होती है, किसी भी तरीके से वो मिराज आलम के पैसे हड़पना चाह रहा था। उसके बाद में वो एक दिन मिराज आलम से कहता है कि तुम ये सारे काम छोड़ दो और तुम मेरे घर रह लो। उसके घर में एक कमरा होता है और वहां पर रह लो। लेकिन मेरी जो बीवी है, तुम्हारी जो भाभी है, उसको मार्केट से कुछ सामान वगैरह अगर चाहिए हो तो तुम उसे ला करके दे दिया करो। साथ के साथ घर में कुछ काम होता है तो उस काम में हाथ बटा दिया करो, तो उसकी भी सैलरी मैं तुम्हें दूंगा। जब तक जो मैंने तुम्हारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा भी आ जाएगा। तो मिराज आलम जो होता है थोड़ा सा इसको तसल्ली होती है। उसके बाद में वो उस अरबी आदमी के यहाँ उसके रूम में रहने लगता है। थोड़ी दिन तो उसे तकलीफ जरूर होती है, उसे अपनी सैलरी की जो चिंता होती है उसे सताते रहती है। लेकिन 10 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से होता है कि उस अरबी व्यक्ति के घर में पार्टी का आयोजन रहता है। उसकी बीवी की बर्थडे रहती है और बर्थडे पार्टी में जो होता है तमाम सारे उसके गेस्ट आए हुए होते हैं। अरबी व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो मिराज आलम से कहती है कि मुझे बाजार से कुछ सामान ला करके दे दो। और आखिरकार मिराज आलम जो होता है अपनी मालकिन का हुक्म सुनने के बाद वो बाजार चला जाता है और वहां से उनकी जरूरत के सामान लाने चला जाता है। आखिरकार वो प्लास्टिक में सामान लेने के पश्चात वो जो अरबी औरत होती है उसको देने के लिए चला जाता है उसके कमरे में। उसके बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा वो अरबी व्यक्ति चाह रहा होता है। वो जो महिला होती है चीख पुकारने लगती है और कहती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा नौकर है, ये मेरे साथ गलत टच कर रहा था, मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था। मैं चीखी चिल्लाई तो वो भाग गया। चूंकि मिराज आलम जो होता है उसे किसी तरीके का बात का अंदाजा नहीं होता है। अरबी व्यक्ति ने उसकी पत्नी को सेट कर दिया था कि तुम्हें इस तरीके से बोलना है। उसके बाद में जो मेहमान घर में होते हैं वो मिराज आलम के कमरे में पहुंचते हैं और उसके साथ मार पिटाई करते हैं। मिराज आलम पूछता है कि मेरा कसूर क्या है, आखिरकार तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। तब वो अरबी लोग कहते हैं कि तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, तुम अपने ही मालिक के पत्नी के ऊपर गलत नजर रखे हो, गलत हरकतें कर रहे हो उसके साथ। मिराज आलम अपनी सफाई में ये बातें कहता है लेकिन बातें पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों सऊदी के अंदर जो मामला होता है ये कोर्ट में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अमूमन जो होता है काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है फैसला होने में। लेकिन सऊदी के अंदर जो केस चलते हैं उसमें फैसले भी ऑन द स्पॉट आता है और सजा भी ऑन द स्पॉट ही दी जाती है। अब मामला जो होता है कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में कार्यवाही होती है। जज साहब कहते हैं कि तुमने अपनी शेख की पत्नी के साथ में गलत तरीके से काम करने की कोशिश की है, क्या तुम्हें पता है इस जुर्म की सजा क्या है। तो मिराज आलम चूंकि अरबी तो उसको आती नहीं थी और वो बस इतना ही कहता है कि हुजूर मुझे अरबी आती नहीं है। जब वो ये बातें कहता है तो जो जज साहब होते हैं तो थोड़ी बातें उनकी सुनते हैं और सुनने के बाद में अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन जज साहब अपना फैसला सुनाने से पहले जो अरबी व्यक्ति की पत्नी होती है उससे भी पूछते हैं। अरबी व्यक्ति की पत्नी यही कहती है कि उसने मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हालांकि अरबी की जो पत्नी होते हैं वो एक निहायती शरीफ औरत होती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं, चेहरा उसका पीला पड़ चुका होता है, लेकिन अपने पति के डर से बहकाने में वो इस तरीके का बयान देती है। अब इस अरबी व्यक्ति के पत्नी के बयान हो चुके थे और जो जज साहब होते हैं उस अरबी के भी बयान लेते हैं। तो वो अरबी व्यक्ति भी वही सारी बातें बताता है जिस तरीके से उसकी पत्नी ने कोर्ट में बयान दिए थे कि इस तरीके से इस व्यक्ति को काम पर रखा जाता है और उसके ऊपर भरोसा करके वो उसे काम पर रखता है और वो जो लड़का होता है वो उसकी पत्नी के साथ इस तरीके के गलत हरकतों को अंजाम देता है। जज साहब उसके भी बयान लेते हैं लेकिन उस दिन तो फैसला नहीं सुनाते। वापस से उस हिंदुस्तानी लड़के यानी कि मिराज आलम को सलाखों के पीछे भेज देते हैं और एक नई तारीख देते हैं कि इस तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटा केस नहीं होता है। एक महिला को उसके साथ रेप टू अटेंड करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उसमें मौत की सजा होनी होती है। इसलिए जज साहब भी इसमें थोड़ा सा आराम से समय लेते हैं। लड़का जो होता है अब सलाखों के पीछे अपने बैरक में पहुंच जाता है। उधर जो अरबी व्यक्ति होता है जो उसकी पत्नी होती है, दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उस व्यक्ति को सजा मिल जाएगी और उसका जितना भी पैसा है हम लोग हड़प लेंगे। वहां पर एक भारतीय मूल का लड़का भी इस मिराज आलम को मिलता है सलाखों के पीछे में, किसी जुर्म में वो भी सजा काट रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम किस जुर्म में आए हो। तो ये पूरी वाकया जो होता है अपनी कहानी बताता है कि किस तरीके से वो भारत से चला
पहले तो शेख के पास पहुंचा, वहां से भागा और फिर इस अरबाब के पास आया। चूंकि बैंक अकाउंट नहीं होता इसलिए सारा पैसा ही इस अरबाब के पास में जमा होने देता है। जब वापस इंडिया जाने का समय आता है तो उसके अरबाब ने उसका पैसा देने से इनकार कर दिया और फिर मेरे पैसे हड़पने के लिए वो लोग मुझे इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद में जो भारतीय लड़का ये सारी बातें सुनता है तो उससे कहता है कि देखो तुम फंस तो गए हो, शायद तुम्हें मौत की सजा भी मिले, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। उसके बाद में वो सारी ही बात मिराज आलम को सिखाता है, समझाता है। उसके बाद मिराज आलम उसकी बातों पर अमल करता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। कहता है मौत तो मिलनी ही है, अगर ये पैतरा काम कर जाए, तीर निशाने पर लग जाए तो शायद उसके पैसे भी इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिल सकते हैं और फिर वो वापस अपने देश वतन इंडिया लौट सकता है। यही बातें सोच सोच करके अगली तारीख का वो इंतजार करने लगता है। दोस्तों अगली तारीख आती है। जज साहब मिराज आलम से कहते हैं कि तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन मिराज आलम उस समय कहता है कि अगर कोई हिंदी बोलने वाला शख्स हो इस कोर्ट के अंदर तो मैं अपनी बात खुल करके कोर्ट के अंदर रख सकूं, अन्यथा मुझे अरबी आती नहीं है, मैं पूरी बात कोर्ट के अंदर कैसे रख सकता हूं। तो जज साहब एक हिंदी ट्रांसलेटर को वहां पर रखते हैं और इस मिराज आलम की पूरी बातें सुनते हैं। तो मिराज आलम बताता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस महिला ने आधी अधूरी बात कोर्ट के अंदर बताई है। इस महिला ने एक बार नहीं बल्कि कई बार जो होते हैं मेरे साथ में अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब भी इसका पति नहीं होता था तो ये कपड़े उतारती थी और कपड़े उतारने के बाद में ये मेरे रूम में आ जाती थी और मुझसे कहती थी कि जो मेरा पति है वो नामर्द है और तुम ही मुझे सुख दे सकते हो, तुम ही मेरी खुशियां पूरी कर सकते हो। इस तरीके से इसने नहीं बताया और मैं इसकी मर्जी से ये सारी बातें करता था। जब जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो बड़ा ही अफसोस करते हैं कि कैसी वाहियात ये बातें हिंदुस्तानी लड़का कर रहा है। उसके बाद में ये जो महिला होती है उस अरबी आदमी की जो पत्नी होती है वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि खुदा के वास्ते तौबा करो, तुम जो बातें कह रहे हो वो बातें बिल्कुल सच नहीं है, ये बातें बिल्कुल झूठी है। तो उसके बाद में वो हिंदुस्तानी लड़का कहता है अगर ये बातें झूठी हैं तो फिर वो बात क्या सच है जो तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। चूंकि ये जो महिला थी बहुत ज्यादा नेक और बहुत ज्यादा पाक महिला होती है, उसको एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। उसके बाद में वो जज साहब से कहती है कि नहीं जज साहब, बल्कि उसकी पति की प्लानिंग ये सारी होती है, मेरा पति उसका पैसा हड़पना चाहता है और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो उस हिंदुस्तानी लड़के को बरी कर देते हैं और साथ के साथ वो जो अरबी व्यक्ति होता है उसको और उसकी पत्नी को 2-2 साल की सजा दी जाती है और कहा जाता है कि इसका जितना सारा पैसा है ये 50% इंटरेस्ट के साथ में इसको वापस मिलना चाहिए। और इस तरीके से जो होता है दोस्तों, किसी बेकसूर को सजा होते होते बच जाती है और ये जो पैतरा होता है एक पैतरा उसको काम कर जाता है। लेकिन दोस्तों हर कहानी के अंदर ऐसा नहीं होता, ना जाने कितने भी बेकसूर ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे पड़े हैं, भले ही वो बिल्कुल सच्चे हो और सच बात बताई हो, लेकिन उसके बावजूद जो होता है झूठे केस में सजा काट रहे होते हैं सऊदी के अंदर। अमूमन हमारे कुछ भारतीय भी ऐसे हैं जो दुबई और सऊदी के अंदर सजा काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहना यही है कि बेकसूर इंसान इसमें बच गया और सिर्फ एक चालाकी के वजह से। लेकिन हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ये बातें कोर्ट के अंदर कह देता तो शायद उसको फांसी की ही सजा हो जाती। तो आप लोगों को आखिरकार ये कहानी कैसी लगी? चैनल नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट कर दीजिएगा अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। इस कहानी को बनाने में मुझे बहुत सारी मेहनत लगी है।